नमस्कार, मैं आस्था टाटिया ईटीवी राजस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं जनमंच में। भारत में करीब 1.5 लाख लोग हैं जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। हार्ट और लिवर फेलियर के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग मर जाते हैं इस कारण कि उन्हें डोनर नहीं मिलता है, ट्रांसप्लांट हो नहीं पाता है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डोनर्स की, लेकिन कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह के डर हैं लोगों में, जिसकी वजह से वे आगे आकर डोनेशन नहीं करते हैं। क्या है वो डर, क्या है वो कारण? बहुत फ़र्क पड़ा है, काफ़ी पॉजिटिव हुए हैं लोग, काफ़ी जेनरस हुए हैं, लेकिन अभी भी एक लंबा सफ़र हमें तय करना है। आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। आप सभी का स्वागत है और स्वागत है हमारी जनता का। डॉक्टर तोमर, आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं जब हम ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, लेकिन अभी भी कई तरह के डर या भ्रांतियां हम कह लें लोगों के मन में हैं, जिसकी वजह से वे आगे नहीं आ रहे हैं खुल करके। कहां तक हम पहुंचे हैं और क्या वो चैलेंजेस हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मेरा तो यही कहना है कि ऑर्गन डोनेशन करने से कुछ नहीं बिगड़ता है और हर व्यक्ति को इसकी कंसेंट दे देनी चाहिए और उनके रिलेटिव्स को कंसेंट दे देनी चाहिए। और इस प्रोग्राम में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और स्पेशली मोहन फाउंडेशन इसमें बहुत गहराई से और मन से आगे आए, मन से काम कर रहा है और इसी की वजह से हमने 1.5 साल में काफ़ी सफलता प्राप्त की है। तो मेरा तो यही कहना है कि किसी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या और सब तरह से ये लोगों में बात फैलानी चाहिए कि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत अच्छा सोशल कॉज है और इसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बहुत सुधर सकती है। जी डॉक्टर अग्रवाल, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि यदि हम एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें, किस तरह के डोनेशंस यहाँ पर हो रहे हैं, क्या स्थिति है ट्रांसप्लांटेशंस की, क्या पिक्चर है अभी? मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है जी कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आज की तारीख के अंदर उत्तर भारत के अंदर एक ऐसा अस्पताल बन गया है जिसके में सरकारी क्षेत्र के अंदर हम कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लाइव किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम लिवर रिट्रीवल कर रहे हैं और हमारी जो लिवर ट्रांसप्लांट की जो तैयारी हैं वो संपूर्ण हो चुकी हैं। और अभी शीघ्र ही ILBS हॉस्पिटल दिल्ली से जब हमारी टीम दौरा करेगी तो मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर हम पहला राज्य का लिवर प्रत्यारोपण भी कर पाएंगे। और इन सब के लिए मैं अपनी पूरी कैडेवर ट्रांसप्लांट टीम को, हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट टीम को, मोहन फाउंडेशन को, माननीय मुख्यमंत्री महोदया को, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना हमें सपोर्ट किया कि आज हम उत्तर भारत के अंदर ऐसे सरकारी क्षेत्र में हमारा शिक्षण संस्थान है जहाँ पर कि ये दोनों ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं। भावना जी, आपसे यहाँ पे मैं बात करूँगी और प्रदेश में यदि हम बात करें तो विश्व स्तरीय सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं ट्रांसप्लांटेशन की, लेकिन जो बात हम बार बार दोहरा रहे हैं कि अभी भी डोनर्स आगे नहीं आ रहे हैं। ज़रूरत बहुत है, नीड बहुत है, लेकिन भ्रांतियों की वजह से कई तरह के डर उनके मन में है, इन्फॉर्मेशन की कमी है। क्या कार्य कर रहे हैं आप इस दिशा में? हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी एक होर्डिंग के लिए एक फ़ोटोग्राफ विद आई सपोर्ट ऑर्गन डोनेशन दिया है। मुख्यमंत्री जी ने भी, हेल्थ मिनिस्टर जी साहब ने भी, एंड FM में भी उनने एक बाइट्स दी है जो सारे महीने के लिए ये रिले होती रहेगी। एंड जैसे जैसे टाइम निकलेगा, विद द सपोर्ट ऑफ SMS हॉस्पिटल एंड द सुपर डॉक्टर टीम्स एंड विद द गवर्नमेंट सपोर्ट, हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर लेंगे 1 साल के अंदर। जी, बहुत खूब। रवि जी, आपसे यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि कई लोग इच्छुक होते हैं ऑर्गन डोनेट करने के, लेकिन उन्हें पता नहीं होता किस तरह से आगे बढ़ें। तो क्या प्रोसीजर है? यदि कोई अंग दान करना चाहे तो पहले तो कौन व्यक्ति है जो ये कर पाएगा, और सेकेंडली परिवार की उसमें क्या भूमिका रहती है? देखिए, ऐसा है कि अंग दान हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने अंग ठीक तरह से रखे हुए हैं। यानी किसी को अगर अपने अंग डोनेट करने की इच्छा रखनी है तो उसको उसके अंग संभाल के भी रखने पड़ेंगे। अगर लिवर ख़राब ही हो गया तो कैसे दे पाएंगे? और दूसरी चीज़ ये है कि कैसे किया जा सकता है अंगदान। तो अंगदान का पहले तो क्या है कि मन से संकल्प लेना पड़ता है। फॉर्म भरना या कार्ड बनवाना वो एक दूसरी स्टेज है।
सबसे पहले तो एक मन अपना बनाना पड़ता है कि मैं अंगदान करना चाहता हूँ, और वही समाज में उसको या अपने परिवार में उसको बताने की इच्छा होनी चाहिए कि मैंने अंगदान कर रखे हैं, ताकि मृत्यु के समय, क्योंकि ये तो मृत्यु के उपरांत ही हो सकेगा, तो मृत्यु के समय क्योंकि परिवार ही मालिक होता है बॉडी का, तो वो कंसेंट जल्दी दे सकें, क्योंकि उनको पता होगा कि इन्होंने अंगदान कर रखे हैं, तो वो जल्दी ये कार्य हो जाता है। क्योंकि उस समय जैसा अभी आप बात कर रहे थे कि लोग क्यों नहीं इतना आगे आ रहे, कारण सिर्फ इतना है कि लोग उस समय, क्योंकि मृत्यु उपरांत ये काम होता है, उस समय स्टेज ऐसी होती है, अब किसी की एक्सीडेंट से डेथ होगी, किसी भी कारण से जो मृत्यु का जो उस समय जो प्रेशर होता है परिवार के ऊपर, उसमें उसको इतनी ध्यान नहीं रहता कि क्या करना चाहिए ऐसे समय। तो ऐसे समय में हमारे जो काउंसलर हैं, हमारे जो टीम है, अगर हम जाके उनको बताते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं कि ऐसा इस दुख की घड़ी में आप एक ऐसा सामाजिक सरोकार भी कर सकते हैं, तो वो समय उनको वो बात जल्दी समझ पाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जाने वाला तो चला गया, लेकिन अगर हम इसके माध्यम से किसी और को ज़िंदगी दे सकते हैं, तो उनके मन तक बात पहुंचती है और वो इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। क्योंकि रवि जी, अगर हम देखें, एक वर्ष पूर्व हमने हार्ट ट्रांसप्लांट में प्रदेश ने पहला कदम रखा था जी, जो बहुत सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन उस एक साल के अंदर ये रिपीट नहीं किया गया, दूसरा नहीं। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, जैसा कि आप जो बोल रहे हैं। तो आई थिंक इन्फॉर्मेशन, जागरूकता, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की काफ़ी ज़रूरत है। जागरूकता करने की काफ़ी ज़रूरत है जी। और हम ये हमारी जो टीम नवजीवन है, इस कार्य के लिए दिन रात लगी हुई हैं। और ख़ासतौर पे ये जो सप्ताह चल रहा है, हमने इतना ये मानिए कि 24/7 जैसे कहते हैं कि 24 घंटे का कार्यक्रम हमने बना रखा है, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से है, चाहे वो मैसेजेस के माध्यम से है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन तक पहुँचें। और हमारे साथ जो सबसे बड़ी सपोर्ट जो हमारे एसएमएस के डॉक्टर्स की सपोर्ट जो हमें मिल रही है, वो इसका सबसे बड़ा जो रिजल्ट लाने का जो एक बनेगा, वो इसी वजह से बन पाएगा। हम दोहरा काम कर रहे हैं, एक तरफ से हम प्रेरित कर रहे हैं, जाके काउंसल करते हैं, और दूसरी तरफ से डॉक्टर्स हमारे जो सपोर्ट कर रहे हैं, उससे इस अंगदान की मुहिम में निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और जैसे कि ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहिबा चाहती हैं कि ये आगे बढ़े, तो मेरा ख्याल है कि जैसे आपने कहा भी एक साल बाद वो रिपीट नहीं हो सका, तो अब आने वाले समय में, आने वाला जो नेक्स्ट सप्ताह होगा, तो आप उसमें अगर जनमंच करेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ कर लिया हमने एक साल में। जी बिल्कुल, हम भी यही आशा करते हैं। डॉक्टर हिंगोनिया, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि क्या चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है, हम बार बार बात कर रहे हैं, लोगों में जो एक भ्रांतियाँ हैं, डर है, जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे हम अदरवाइज बात करें, क्या चैलेंजेस हैं जो फेस कर रहे हैं, और एसएमएस हॉस्पिटल के लेवल पर, प्रदेश के लेवल पर, जिन्हें टैकल करने की ज़रूरत है? मुझे तो यही चैलेंज नज़र आया है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेकर के। कुछ लोगों में मिथ्स हैं इस चीज़ को लेकर के। तो अगर ये मिथ्स और अवेयरनेस में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, तो लोगों में हो सकता है कंसेंट के लिए, अंगदान के लिए लोग राजी हो जाएंगे। अभी ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही है, अवेयरनेस को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। जी, तो अच्छा, कई बार ये होता है, एक चीज़ तो ये है कि अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, दूसरा लोगों के मन में होता है तो बहुत महंगा है, नहीं तो पैसे ऐसा की बात आ जाती है। ऐसा सरकारी तंत्र में कोई महंगा नहीं है। हमारे यहाँ सभी काम निःशुल्क होते हैं, इवन खर्चा, दवाइयों का खर्चा, हर सिस्टम हमारे यहाँ निःशुल्क है। तो सरकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों में भ्रांतियाँ हैं कई तरह की, ये दवा लगेगी, वो लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ हमारे यहाँ निःशुल्क उपलब्ध है। और हमारे यहाँ जितने भी ट्रांसप्लांट हुए हैं सभी निःशुल्क हुए हैं, और उनका स्टे का खर्चा, रहने का खर्चा, इवन हम लोग खाने वाने का छोटा मोटा खर्चा होता है वो भी हम लोग हमारे तरफ प्रोवाइड करते हैं। जी, तो ये अवेयरनेस के लिए किस तरह के कोई प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या हम कर रहे हैं? इसके लिए MFJC वालों का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये लोग बहुत अच्छी तरह अवेयर कर रहे हैं लोगों को, और इनके स्लोगन्स, इनके प्रोग्राम, टीवी के प्रोग्राम, और जगह जगह आई थिंक नुक्कड़ प्रोग्राम इस तरह से कर रहे हैं। काफ़ी कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट है, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा डेवलप होगा ये सब। हेमा जी, जब हम अंगदान की बात करते हैं तो ये एक कहीं ना कहीं एटीट्यूड ऑफ गिविंग
होना बहुत ज़रूरी है, वो एक भावना कि हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने की बात ना करें, हम ह्यूमैनिटी को बिलोंग करते हैं, एक बड़ी फोर्स को बिलोंग करते हैं, तो हम दूसरों की लाइफ को भी इम्पोर्टेंट समझें। पर ये देखा जाता है कि लोगों में शायद वो एक एटीट्यूड नहीं है, कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है, अपनी पूरी ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं आती है। तो क्या वो सेंसिटिविटी हम कल्टिवेट कर सकते हैं लोगों में, और कर रहे हैं इस तरह की कोई चीज़? सेंसिटिविटी कल्टीवेट करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंगदान के पूरे प्रक्रिया में सबसे ज़रूरी जो है वो अवेयरनेस की ही कमी है। और अवेयरनेस अगर एक तरह से जागरूकता, बेसिकली हमें इसके लिए अलग जगाना पड़ेगा कि गांव-गांव, शहर-शहर एक व्यक्ति यह जाने कि अंगदान क्या होता है और अंगदान करने में कोई नुकसान नहीं होता है। यदि हर व्यक्ति ये जानने लगे कि अंगदान क्या होता है और दान की महिमा क्या होती है। हमारे देश में जहाँ कर्ण और दधीची जैसे दान, और जहाँ समाज में इतनी सेवा का भाव होता है, लोग बाग सब तरह के दान देते हैं, कुआं खुदवाते हैं, प्याऊ लगाते हैं, वहाँ यदि हम लोगों को यह बताएं कि लोग पूरा का पूरा जीवन ही किसी का दान दे सकते हैं, अपने शरीर के अंग को भगवान के पास ना ले जाकर, यहाँ जो पृथ्वी पर लोग हैं उनकी आवश्यकता पूरी करके, और उन्हें अगर उन अंगों का दान किया जाए तो उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति मृत्यु के बाद 9 लोगों को नया जीवन दे सकता है। तो यदि यह अवेयरनेस हर व्यक्ति की हो तो हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब हमें जाके किसी से अंगों के लिए मांग ना करनी पड़े। अस्पताल में आने वाला वह व्यक्ति खुद आगे होके हमें यह कहे कि जी हमारा जो पेशेंट है वो ब्रेन डेड है, और अगर इसके अंगों से किसी को जीवन मिल सके तो उससे अधिक परोपकार का कोई काम हो ही नहीं सकता। वह दिन ज़रूर आएगा, और जब वो दिन आएगा तो राजस्थान के भविष्य में वो सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ दिन होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चर्चा हम जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और हमारे साथ जुड़ी हैं अभी अनीता हाडा सांगवान जी। आप सदस्य हैं नवजीवन की, और अनीता जी से मैं बात करूंगी। अनीता जी, ऑर्गन डोनेशन की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बात हो रही है, और अवेयरनेस एक बहुत बड़ा इशू है लोगों में, जो हम भ्रांतियों की, डर की बात कर रहे हैं उसके चलते। अभी हमने ये भी बात की कि इस दिशा में क्या कार्य किए जा रहे हैं। क्या सोचती हैं आप कि इस दिशा में सबसे बड़ा ऑफ कोर्स चैलेंज यही है, लेकिन किस तरह से लोगों में ये जागरूकता लाई जाए, और इसमें हम कितने सक्षम हुए हैं ओवर द इयर्स, क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों में जागरूकता लाने का जो कार्य है वो ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो आज हम लोग कर रहे हैं जी। अगर मीडिया भी ये जिम्मा उठा ले कि हम लोग ये अंग दान का जो एक संदेश है इसको हम आगे तक पहुँचाएंगे, तो जी क्या नहीं हो सकता। हर तरीके का मीडिया, मैं टीवी की बात करती हूँ, प्रिंट मीडिया की बात करती हूँ, सोशल मीडिया की बात करती हूँ, हर इंसान कहीं ना कहीं आजकल मीडिया से जुड़ा हुआ है, उसको पढ़ता है, देखता है, सुनता है। तो एक जिम्मा तो जी ये उठा लें कि एक बहुत ही पुण्य का कार्य है, क्यों ना हम इसको लेके आगे बढ़े। दूसरी जो बात होती है, आप बात कर रही हैं कि भी कितने आगे कार्य की ज़रूरत है और कहाँ तक हम लोग कर पाएंगे, तो एक बात याद आती है जी कि जब करीब यहीं पर राजस्थान में 15 साल पहले हमारी नवजीवन की कन्वीनर भावना जगवानी जी ने नेत्रदान का कार्य शुरू करा था, तब हम लोगों को यही सब सुनना पड़ता था कि जी नेत्रदान ये क्या है, आप तो आँख निकाल लोगे, अगले जन्म में अंधे होंगे, अरे बाबा हमने नहीं करना। लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि राजस्थान और भारत के लोगों में एक दान की प्रवृत्ति है, आज ये सिनेरियो है जी कि हमारे पास खुद कॉल आती है कि जी हम लोग नेत्रदान करना चाहते हैं। तो ये जो एक प्यार की जंग हमने छेड़ी इतने साल पहले, वो आज ये फल दे रही है जी, जिससे कि धीरे धीरे करके कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के आंकड़े कम होते जा रहे हैं। और हमें पूरा पूरा भरोसा है कि जब हम लोग यूं ही चलते रहेंगे, सरकार हमारे साथ है, पूरा डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, सवाई मानसिंह अस्पताल जैसे अस्पताल का सपोर्ट हमारे साथ है, और हम लोग सभी कमिटेड हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है कि राजस्थान के लोग जिनमें एक दान की प्रवृत्ति है, जो ये सोचते हैं कि हाँ चलो जो आज मेरे काम का नहीं रहा उसको आगे दें, ये तो वैसे भी जी भारत की संस्कृति में है। हम लोग ने तो रिसाइकलिंग बहुत पहले सीखी थी, वेस्ट में तो अभी आई है। तो अगर हम लोग यही सोच लेके चलेंगे तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आने वाले वर्षों में भी हम लोग इस जितनी भी भ्रांतियाँ, जो भी सोच है वो उसको हम लोग बिल्कुल बदल सकेंगे और लोग आगे आएंगे।
जागरूकता की बहुत सख्त ज़रूरत है और हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लब्स, कैंपसेस, एनसीसी, सीआरपीएफ, आर्मी में कंसिस्टेंटली प्रोग्राम्स करते हैं सिर्फ ये संदेश लेके, एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें जीवन दान। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी रेणु सिंह जी से। आप कमला देवी जी की सुपुत्री हैं जिन्होंने अपना लिवर दान किया था और कहते हैं कि अंग दान करने से जो आपके पास नहीं है, आपका जो फैमिली मेंबर चला गया, वो दुख बहुत हद तक कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये संतुष्टि रहती है कि किसी न किसी और के दिल में कोई ना कोई पार्ट जिंदा है, तो किसी न किसी तरह से वो अंश एक जीवित है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी रेणु सिंह जी, बहुत ही एक खूबसूरत काम यहाँ पर आपने किया और एक एग्जाम्पल सेट किया है। क्या फील करती हैं आप, या क्या थॉट आया था जब ये डिसीजन लिया गया? क्या ये पहले से इच्छा जाहिर की थी कमला देवी जी ने, या उनकी मृत्यु उपरांत आपने ये डिसीजन लिया? क्या इस बारे में बताएं थोड़ा सा। हम लोगों को सेवा भाव बचपन से ही सिखाया जाता है, जैसे कि बाकी सबने शेयर किया। मेरी मदर एक सिंपल घरेलू महिला थी और मैं कुछ एक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। मैंने एक बार एक संस्था के अंदर हमारे एक जो है आई डोनेशन के जो ये मोहित फाउंडेशन के लोग हैं, उनसे एक स्पीच सुना था आंखों को नेत्रदान करने का। पर कोइंसिडेंटली मेरी मदर की जो डेथ थी वो ब्रेन डेथ थी। तो वहाँ पे हमें कामरा जी का, उनकी टीम का, मोहित फाउंडेशन का, डॉक्टर्स का सपोर्ट मिला और हमें ये बताया गया कि ऑर्गन डोनेशन कितना ज़रूरी है और हम लोग कितने लोगों को मदद कर सकते हैं। हाँ। तो मुझे ये जिम्मा दिया गया कि मैं अपने सब भाई बहनों को और हमारे घर वालों को मैं राजी करूं और उन्हें कन्वेंस करूं। और क्योंकि मैं इस बारे में थोड़ा कुछ जानती थी बिकॉज ऑफ इन लोगों के थ्रू और मीडिया के थ्रू, तो मैंने उनको सबको राजी किया और हमारे परिवार ने सबने मिलके डिसीजन लिया कि हम अपनी मदर के जो भी ऑर्गन काम आ सकते हैं वो तो हम दान देंगे। रेजिस्टेंस आई थी रेणु जी थोड़ी परिवार वालों की तरफ से? हाँ जी बिल्कुल। इस बात का मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे सारे परिवार वालों ने बिना कोई एक क्वेश्चन उठाए, चाहे वो गांव से हमारे रिश्तेदार थे, चाहे सबने पूरा सपोर्ट किया। और उसके लिए किसी तरह से किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, सबने आगे बढ़कर इसको सपोर्ट किया आपको? हाँ जी बिल्कुल जी। इसको सपोर्ट किया और उसको करने के बाद में जो हमें गौरव फील हो रहा है और जो आज हमारी फैमिली में एक जो हमारी मदर एक हीरोइन की तरह से आज छाई हुई है और उसके साथ साथ जो हमें मान सम्मान बार बार दिया जा रहा है, उसके हम बहुत बहुत तहे दिल से डॉक्टर्स टीम के, फाउंडेशन के, सबकी बहुत बहुत आभारी हैं। मैं हमारे साथ में यहाँ पर बैठे हैं शंकर लाल मीना जी भी, जो कि पिता हैं नवीन जी के। नवीन जी ने अपनी दोनों किडनीज, लिवर और हार्ट डोनेट किए थे। मैं शंकर लाल मीना जी से यहाँ पे बात करूँगी कि बहुत गर्व की बात है कि आपने एक कदम उठाया। आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी कि ये थॉट कैसे आया? क्या जब नवीन थे तब उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था, या उनकी मृत्यु के बाद आपने ये निर्णय लिया कि ये दान करना है इन अंगों का? जी शंकर लाल जी। सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी महीने भर मेरे लड़के का एक्सीडेंट हुआ था रोड पर। उसने यहाँ कोमा में भर्ती कराया था, उसका सिर ब्रेंडेड हो चुका था, मर चुका था। देसी भाषा में बोल रहा हूँ कि वो मर चुका था उसका सिर। तो डॉक्टर साहब ने इस टीम ने बोला कि आपका लड़का का ये सिर ख़त्म हो चुका, तो इससे 4 जीव बच सकते हैं। तो मैं मेरी आत्मा और मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों की तरफ संसार को देखता हुआ सोचा मैं मेरी आत्मा में कि भाई अपने लड़का एक नवीन के बजाय 4 नवीन बच रहे हैं, तो मैं मेरी आत्मा से उसके अंगदान 4 अंगदान कर दिए थे। कोई दाब दबाव लोभ लालच नहीं था मुझे। तो मुझे खुशी है आज इस टाइम भी, महीने का टाइम हो गया, लेकिन मेरा बच्चा नवीन अब भी 4 आदमी जीवित हैं। तो मुझे खुशी है, मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को और यहाँ राजस्थान वाले लोगों को भी ये खुशी है कि भाई एक बाहर गांव में रहने वाला बाबा आपके 4 आदमी की ज़िंदगी बताई। मैंने मेरी आत्मा से खुश होकर के उनको अंगदान किया। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर आपकी भावना की हम कद्र करते हैं मीना जी। डॉक्टर तोमर, आपसे यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी कि हम कहाँ पर हैं अभी, जो अभी हमने बात की SMS हॉस्पिटल में, और यदि जो भी चैलेंजेस अभी हम फेस कर रहे हैं तो उनमें हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या सरकार की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा? बिकॉज
आई थिंक अंगदान और प्रत्यारोपण की जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी नीड है और इतनी जो मौतें हो रही हैं, हम कितनी जानें बचा सकते हैं। तो आज के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कहाँ हमें इसमें समस्या आ रही है और क्या ये डीले हमारी तरफ से है, सरकार की तरफ से है, प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा, कहाँ इशू है? जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ जी कि एक सिस्टम बन चुका है। एक्सीडेंट के बाद कोई पेशेंट आता है, उसको ऑप्टिमाइज करके उसका बैंड डिक्लेयर करके और उसको प्रिपेयर कर लिया जाता है कैडेवर डोनेशन के लिए। उसकी कंसेंट, उसकी अनुमति थोड़ी सी अड़चन है। इसके अलावा बाकी सब ऑपरेशन से लेके और पोस्ट ऑपरेटिव केयर से लेके सब चीज़ स्ट्रीमलाइन ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ। जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने भी बताया था कि लीवर का भी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो एक जो पब्लिक अवेयरनेस की जो बात है, जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वही आगे बढ़नी चाहिए और पब्लिक में जागरूकता आनी चाहिए, जिससे कि वो अपने अंग को डोनेट करने में कहीं झिझके नहीं और आगे बढ़ के आके अपने ऑर्गन दे। जैसा कि मिसेस रीना जी ने बोला था कि और मीणा साहब ने भी कहा कि उनकी आत्मा ने कहा कि मुझे देना चाहिए। ऐसा सब लोगों में अगर भाव आता है तो मैं नहीं मानता कि कुछ ही टाइम के बाद ये प्रोग्राम बहुत अच्छी स्पीड पकड़ लेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर मोदी, यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में, अभी हम कर रहे हैं कि हम कितना आगे बढ़े हैं। डेफिनेटली पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, पर अभी भी लोग कैडेवर नहीं दान करते हैं, अंगदान के लिए रेडी नहीं है। उनको कन्विंस करना पड़ता है, जागरूकता हमें फैलानी पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या कमी है और किस तरह से जब पेशेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं, डेफिनेटली उनको हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जो शायद हम तक नहीं पहुंच रहे हैं, जिनसे तो उन तक हम लोग कैसे जा रहे हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक प्रश्न ऑर्गन डोनेशन का है, सबसे पहले जो इस तरह का मेरे जो नोटिस में भावना जी ने जिस तरह का एक कार्यक्रम को लेके आई और हमारे राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने एक उनमें बड़ा इंटरेस्ट लेके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय को, जिन्होंने इस प्रोग्राम को जितना सपोर्ट किया और जितना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एसएमएस हॉस्पिटल को और मेडिकल कॉलेज को जो प्रोवाइड किया, जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेटर भावना जी ने जो डॉक्टर्स मांगे, जो टीम मांगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो व्यवस्था मांगी, वो हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय ने तुरंत प्रभाव से दिया। जो राज्य सरकार के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उसी का आज परिणाम है कि आज किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर यहाँ से जाके दिल्ली ट्रांसप्लांट हो रहा है। और भविष्य में भी राज्य सरकार में चिकित्सा मंत्री महोदय ने जितना विशेष इंटरेस्ट लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जल्द से जल्द प्रोवाइड कर रखे कि हम आगामी कुछ समय बाद लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट भी यहाँ करने लग जाएंगे। प्रश्न जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का है, राज्य सरकार के द्वारा हर तरह की सहायता मिल रही है। राज्य सरकार हमें हर मौके पे, हर समय पे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रहा है। बात आती है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद एसएमएस हॉस्पिटल के इस ट्रॉमा सेंटर में आने वाले मरीजों के लिए, जहाँ तक हम पहले सबसे प्रथम उन मरीजों को जो एक्सीडेंट से होके आते हैं, उनको हम बचाने के लिए सबसे अधिक प्रयास करते हैं। हमारे सारे प्रयासों के बावजूद भी हमारी ब्रेन डेड कमेटी अगर ये डिक्लेयर कर देती है कि अब इसका मेडिकली जीवन बचना मुश्किल है, उसके बाद ये एनजीओ जो भावना जी की हैं, उनके काउंसलिंग के बाद उनको प्रिपेयर किया जाता है। उसमें कुछ काउंसलिंग में कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग थोड़ा नहीं समझ पाते हैं। तो निश्चित है कि ये अवेयरनेस हमें लानी है। इस अवेयरनेस के लाने के बावजूद निश्चित रूप से हम ये सफलता ले लेंगे कि अंगदान के लिए हर आदमी प्रिपेयर हो जाएगा। ये चर्चा हम जारी रखेंगे जनमंच में। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डॉक्टर हिंगोनिया, हम जब बात करते हैं अंग प्रत्यारोपण की, तो सरकार ने एक कानून बना रखा है जो हम ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 94 की बात करते हैं। तो इसका मूल उद्देश्य क्या है और अगर आज की तारीख में हम बात करें, किन किन अंगों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है? लोगों में कई बार ये भी उनमें इंफॉर्मेशन की कमी होती है कि किन किन ऑर्गन्स को हम डोनेट कर सकते हैं। इस बारे में थोड़ा बताएं। ये जो कानून बनाया है, प्रिवेंट टू सेलिंग ऑफ द ऑर्गन्स, यानी अंगों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए बनाया है।
कि 1994 में बना था और इसमें रेगुलरली अमेंडमेंट होते हैं और 2011 में इसका फाइनलाइजेशन हुआ और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। और रही बात प्रत्यारोपण की, ट्रांसप्लांट की, तो हम लीवर, किडनी, हार्ट जो अभी रेगुलरली हो रहे हैं उनको हम, किडनी तो हमारे यहाँ कर ही रहे हैं और लीवर हम रिट्राई कर रहे हैं, हार्ट हम रिट्राई कर रहे हैं। जो संबंधित नियरेस्ट जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है, हॉस्पिटल है, वहाँ जाके ट्रांसप्लांट होते हैं। डॉक्टर राजवेंद्र, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, जब हम ऑर्गन डोनेशन जैसे मुद्दे की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमने डोनर्स की भी बात सुनी, जो एक फीलिंग आज वो जो सोच रहे हैं, क्या उनको लगा उस मकाम तक पहुँचने में, ये डिसीजन लेने में, क्या बोलेंगे? देखिए, वो बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राज्य सरकार के स्तर पर भी अंगदान को प्रमोट करने के लिए जिस तरीके की फैसिलिटीज़ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में और इवन प्राइवेट सेक्टर्स में प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। बड़ा सवाल उसके साथ सरकारी मशीनरी या प्राइवेट हॉस्पिटल जो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं अंगदान के बाद उनको ट्रांसप्लांट करने के, प्रयास आम जनता के स्तर पर भी होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल के आ रही है कि किस तरीके से कुछ हमारे एनजीओज इस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो उस मुहिम से जुड़ सकें। आने वाले दिनों में बहुत आशा है कि जिस तरीके से रीनल ट्रांसप्लांट और ये सब चीज़ें तो हमारे यहाँ चली रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट जिस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन आशा है कि जिस तरीके से प्रभावी कदम सरकार के स्तर पर और डॉक्टर्स जिस मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं और पब्लिक को भी एनजीओज या सरकारी मशीनरी एक्टिवेट कर रही है, उनको प्रमोट कर रही है कि वो उस कार्यक्रम से जुड़ सकें, मुझे आशा है कि बहुत ही जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं भी हमारे सरकारी सेक्टर्स में और एसएमएस जैसे हॉस्पिटल्स में लोगों के लिए मिलेंगी। बहुत ही कम रेट्स पर ये अवेलेबल होंगी लोगों के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में निश्चित है इस तरह की फैसिलिटीज़ तो हैं। साउथ के बहुत सारे स्टेट्स में ये ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हैं। तो उस फाइनेंशियल इशू को भी ध्यान में रखते हुए जब इस सरकारी सेक्टर में सारी फैसिलिटीज़ ट्रांसप्लांट की लोगों के लिए अवेलेबल होंगी और एक बहुत बड़ा तबका है लोगों का, मरीजों का, जिनको कि लिवर ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, समाज में निश्चित तौर से बदलाव आएगा। आगे आने वाले ही जो कुछ वर्ष हैं उनमें निश्चित तौर पर इस ट्रांसप्लांट की जो मुहिम है रंग लाएगी और लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। जी डॉक्टर तोमर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि ये ट्रांसप्लांट्स कितने सक्सेसफुल होते हैं, मतलब उसके बाद लाइफ कितनी प्रोलॉन्ग हो जाती है, क्या कंफर्टेबली वो आगे की ज़िंदगी बिता पाते हैं, इस बारे में आप थोड़ा बताएं। मैडम, ऐसा है किसी का भी अगर किडनी फेल होती है तो उसकी क्वालिटी जो लाइफ की वो बिगड़ जाती है, तो उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं, तो डायलिसिस पे चलता रहे या रीनल रिप्लेसमेंट ट्रांसप्लांट करा ले। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद है वो डायलिसिस से बहुत गुना अच्छी होती है और आदमी लगभग नॉर्मल ज़िंदगी जीने लग जाता है। अच्छा। और एक्सपेक्टेंसी का सवाल है जहाँ तक कि कितने दिन चलेगा, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल के भी लोग हमने देखे हैं और चलते हैं आराम से। तो इसलिए ये बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट जो है किडनी ट्रांसप्लांट, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं और सक्सेस रेट भी हर ज़्यादातर सेंटर्स में अच्छी है। सभी तरह के ट्रांसप्लांट्स में मैं चूँकि किडनी ट्रांसप्लांट से संबंधित हूँ तो उसके बारे में ही ज़्यादा बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, जहाँ तक लीवर ट्रांसप्लांट का सवाल है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट में पेशेंट काफ़ी सर्वाइव करते हैं और स्किन, पैनक्रियाज और ये तो ट्रांसप्लांट ठीक है ही, पैनक्रियाज हालांकि अपने यहाँ नहीं हो पा रहा है, और बाकी ट्रांसप्लांट जैसे हैंड ट्रांसप्लांट है, ये भी काफ़ी सक्सेस अच्छी है और हिंदुस्तान में ये हो रहे हैं। तो ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा इलाज है, स्पेशली इम्यूनोसप्रेशन ड्रग आने के बाद से। जी बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर भरत जी भी हैं। सिंस हम बात कर रहे हैं कि लाइफ कैसी होती है रिसीव करने के बाद कोई ऑर्गन, पहले क्या स्थिति थी, उसके बाद क्या हुआ, कितना वक्त हो गया है और अब उनकी लाइफ कैसी चल रही है, बताएं। मेरे पिताजी का नाम है हुकमचंद लखेरा, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था अभी 6 जुलाई को। तो इस किडनी ट्रांसप्लांट से पहले उनकी बहुत बुरी हालत थी, मतलब वो पानी भी नहीं पी सकते थे, मतलब डायलिसिस के बल पर ही जीवन जी पा रहे थे। ट्रांसप्लांट के बाद एक तरह से उन्हें नया जीवन मिला है। डॉक्टर देवेंद्र, आपसे मैं बात करूंगी यहाँ पर, और क्या सोचते हैं आप कि हम अगर प्रदेश की बात करें या कंट्री की बात करें, भारत की बात करें, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं ऑर्गन डोनेशन की? जब हम बात करते हैं, कहाँ पर हैं हम? पिछले साल से जो हमारा ट्रांसप्लांट यहाँ पर कैडेवरिक ट्रांसप्लांट शुरू हुआ है, वो इस मुख्यमंत्री महोदया के अपने स्वास्थ्य मंत्री जी के और पूरी ऑर्गन डोनेशन टीम के अथक प्रयासों से सफल हो रहा है और आगे भी होगा। हम इसकी सफलता के लिए इस बात से ही आश्वस्त हो सकते हैं कि अब ये जनमंच ऑर्गन डोनेशन को लेकर शुरू हो गए हैं और आगे भी होते रहेंगे। जी। जहाँ तक अभी नवीन जो 22 साल का लड़का था जिसने कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद
1 महीने पहले ही ऑर्गन डोनेशन हुआ है। उसके भाई से मेरी बात हुई थी, उस ऑर्गन डोनेशन के टाइम मैं भी वहाँ था। उसके भाई से मेरी बात हुई थी, उनके पिताजी को शायद ये बात नहीं पता है, लेकिन उसका नवीन का कहना ये था कि मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा। जब ये लोग उससे पढ़ने के लिए बोलते थे तो वो ये बोलता था कि मैं एक दिन ऐसा काम करूंगा कि पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी। और उसी भावना को लेकर उसके भाई ने, शिवपाल नाम का भाई था, उसने बताया कि उसकी ये इच्छा है और उसी इच्छा को उनके पूरे परिवार ने पूरा किया है। ऑर्गन डोनेशन, ये अंगदान एक महादान है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए और आगे सभी को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें अपनी जीत का सेहरा ऑर्गन डोनेशन करने वाले परिवार को भी बांधना चाहिए, उनको आगे, ताकि आगे प्रोत्साहित हो सकें, आगे आ सकें। इसको एक जन आंदोलन बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनीष शर्मा, जो कि नोडल ऑफिसर हैं ऑर्गन डोनेशन प्रोजेक्ट के, और हमारे साथ अनिल बख्शी जी भी जुड़े हैं, जो कि मेंबर हैं नवजीवन के। मैं बात करूंगी पहले डॉक्टर मनीष शर्मा से। डॉक्टर मनीष, हम अभी जो ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हैं, जागरूकता की बात कर रहे हैं, महंगाई की हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि लोगों में कई बार ये भ्रांति भी है कि इसमें बहुत पैसा लगता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो एस्पेक्ट जब हम लेते हैं तो उसके बारे में भी लोगों को नॉलेज नहीं होती है। वो ये इस भ्रम में रहते हैं कि पता नहीं, भले या तो पॉलिसी है ही नहीं, है भी तो उनको पता नहीं है कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। तो क्या इस बारे में भी कुछ हम उन्हें अवेयर कराते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को लेकर के? मैडम, अभी तक जितनी भी हमारे देश की पॉलिसी हैं, जो मेडिक्लेम पॉलिसी हैं, वो ऑर्गन डोनेशन को पर से पोस्ट ट्रांसप्लांट प्रोसीजर को अभी कवर नहीं करती है। तो हमको हमारी मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर, IRDA के अंदर ये मूवमेंट बनाना होगा कि किस तरीके से पोस्ट ट्रांसप्लांट, जो कि कैडेवरिक डोनर के, लाइव डोनर को कुछ प्राइवेट कंपनियां कवर करती हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंपनियां जो पोस्ट कैडेवरिक डोनेशंस होते हैं उनको कवर नहीं करती हैं। तो ये खर्चा या तो आम तौर पर, जैसे राजस्थान के अंदर, राजस्थान की सरकार करीब करीब ये पूरा खर्चा 1 साल के लिए उठाती है, जिसमें कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं और पोस्ट ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्चा है। मैं आपको बता के, आपको सुन के हर्ष होगा। डोनर के लिए बता रहे, मतलब जो आके डोनेट कर रहा है, डोनर से हम एक भी पैसा वसूल नहीं करते हैं। डोनर से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। डोनर जो भी अपना ऑर्गन देता है, उसकी पोस्ट सर्जरी, उसका सारा इलाज सरकार की तरफ से फ्री वहन किया जाता है। जो रेसिपिएंट है, जिसको कि इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स की ज़रूरत होती है, उनको भी साल भर तक इम्यूनो सप्रेशन राज्य सरकार की तरफ से मिलता है। जैसे कि हम लिवर ट्रांसप्लांट जो चालू करने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक लिवर ट्रांसप्लांट करीब 25 से 30 लाख रुपए कॉस्ट करता है, जबकि राज्य सरकार के अंदर करीब ये खर्चा 2 से 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं आएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो BPL और दूसरी कैटेगरी के मरीज़ हैं, उनके अंदर ये ट्रांसप्लांट फ्री में ही सरकार ने कहा हुआ है। तो इस तरीके से राजस्थान की सरकार काफ़ी ज़्यादा ट्रांसप्लांट को बढ़ावा दे रही है, डोनर्स को हर तरीके से प्रमोट करा जा रहा है, और रेसिपिएंट्स को ये कोशिश की जा रही है कि उनका मिनिमम से मिनिमम खर्चा हो। जी बिल्कुल। अनिल जी, डोनर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, बहुत नीड है, लेकिन डोनर्स उतने मिलते नहीं हैं। जो डोनर्स अभी आ रहे हैं, चाहे वो लाइव डोनर्स हों, चाहे कैडेवर डोनर्स हों, कहाँ से हैं, कौन है ये जो ज़्यादातर डोनर्स हमें मिल रहे हैं? हमारे देश में दुर्भाग्य से काफ़ी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारे 2-2.5 साल के अनुभव से ये पता लगा है कि हमको सबसे ज़्यादा ऑर्गन देने वाले एक्सीडेंट से ही मिलते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो जवान बच्चे होते हैं, जवान लोग होते हैं, और उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो बड़े हेल्दी ऑर्गन्स होते हैं। और हमारा यही प्रयास रहता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेट करके उन लोगों के ऑर्गन्स जिन लोगों को दरकार है उनको दिलवाएं। जी बिल्कुल। डॉक्टर राजवेंद्र, ब्रेन डेड होने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बताएं कि कब किसी व्यक्ति को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने बताया कि हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बहुत सारे केस आते हैं जी। बहुत सी बार यंगर जनरेशन का ग्रुप है, एक बहुत बड़ा तबका है जो इस एक्सीडेंट्स के साथ हमारे पास आता है। इस तरह के पेशेंट जो इनके साथ हेड इंजरीज होती हैं, वो हमारे पास उस ऑपरेटिव पीरियड में, जब तक इन द ड्यू कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, वो हमारे पास भर्ती रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब वो न्यूरोलॉजिकली डेड होते हैं, कहने का मतलब उसके बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स हैं, बाकी हार्ट है, लिवर है और सारे फंक्शनल है,
लेकिन न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन के स्तर पर अगर हम बात करें, जो उसका न्यूरोलॉजिकली जो है वो इम्पेयर्ड फंक्शन हो जाते हैं और वो डेड हो जाता है। अच्छा। एक ये ऐसी अवस्था होती है जिसके दौरान हम उस व्यक्ति के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूरोलॉजिकली डेड पेशेंट, जिनको हम ब्रेन डेड पेशेंट्स बोलते हैं, उनके जो और सारे अंग हैं वो फंक्शनल होते हैं। इसलिए अब जो ये मोटिवेशनल प्रोग्राम या ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स की हम बात कर रहे हैं, इनमें वही पेशेंट्स हैं हमारे पास। जनरली एक ग्रुप है हमारे पास जो न्यूरोलॉजिकली डेड हो चुके हैं, लेकिन शरीर के दूसरे अंग जो है वो वाइटली स्टेबल हैं, बॉडी के जो और फंक्शनल स्टेटस है दूसरे ऑर्गन्स का वो काम कर रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स की जो अटेंडेंट्स है या ऐसे पेशेंट्स को हम पहले से मोटिवेट करके या उनके पेशेंट्स के अटेंडेंट को मोटिवेट करके ऐसे ब्रेन डेड पेशेंट्स की जो और दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको डोनेट करवा सकते हैं। तो डेफिनेटली जो ब्रेन डेड पेशेंट्स के अंदर जो ट्रांसप्लांट वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर अगर वो यंगर ग्रुप का पेशेंट है तो डेफिनेटली वो हेल्दी टिश्यू होता है और उसके ट्रांसप्लांट और पोस्ट ट्रांसप्लांट एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस भी होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। जनमंच में ये चर्चा हम जारी रखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रवि जी, यहाँ पर सिंस हम बात कर रहे हैं अंगदान की, जिसे महादान कहा गया है, क्या यहाँ पर भी किसी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? आपको लगता है, कई बार हम ऑर्गन सेलिंग की भी बात करते हैं, निश्चित तौर पर कानून है अपनी जगह पर क्या ये सब हो रहा है इस फील्ड में भी, या संभावना है? जैसे आपने कहा कानून है अपनी जगह पर जी। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि भारत में कानून की पूरी पालना की जाती है और ख़ास तौर पे अंगों के मामले में। हाँ। हमने जयपुर में पिछले 3 साल काम करते हुए ऐसा कोई भी बात नहीं सुनी कि इसमें कोई भ्रष्टाचार वाली बात या किसी किस्म की खरीद फरोख्त वाली कोई अफवाह भी फैली हो। अच्छा। तो ये मैं बड़े एक कॉन्फिडेंटली नवजीवन टीम की तरफ से कह सकता हूँ कि जितना भी हम कार्य कर रहे हैं और जितने भी अंग राजस्थान में हमारे जयपुर में दिए जा रहे हैं, डोनेट किए जा रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा सही तरीके से कानून की तरह से उनको यूज़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। अनीता जी, एक बात जो यहाँ पर आती है, हम जब अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो क्या स्कूल्स में उस इनिशियल लेवल पर ही ये मॉड्यूल्स, इस तरह की चीज़ें बच्चों में इनकलकेट नहीं की जानी चाहिए, उन्हें सिखाया नहीं जाना चाहिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के बारे में, या उनके क्या बेनिफिट्स हैं? मतलब शुरू से ही क्या वो माइंडसेट नहीं बनाया जाना चाहिए, या ऐसा हो भी रहा है? देखिए, बिल्कुल माइंडसेट तो बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा देखिए 2 जगह से सीखता है। एक तो अपने घर से सीखता है और एक अपने स्कूल से सीखता है। जहाँ पे घर में ही सेवा का माहौल हो, वो बच्चे अपने आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। और दूसरी तरफ स्कूल की जिम्मेवारी भी जी बनती है कि हम लोग बच्चों को ये बताएं और ये सिखाएं कि भाई आपके आज काम की चीज़ नहीं है तो कल दूसरों को काम आ सकती है। और ये तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जी। जब हम लोग बच्चों को रिसाइकल के बारे में सिखा रहे हैं, सेव योर अर्थ एंड रिसाइकल, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे ले जाके कर सकते हैं जी। रिसाइकल योर ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। और हाँ, हम लोग समय समय पर स्कूल्स में भी लेक्चर्स देते हैं, पोस्टर ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, क्विजेस करवाते हैं, जिससे कि एक बहुत सहज भाव से, दिमाग पर ज़्यादा जोर डाले बिना, एक बच्चे के लेवल पर वो समझ सके कि हाँ, ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत है और आज नहीं तो कल मैं इसके लिए संकल्प ज़रूर लूँगा या लूँगी। जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे हैं वहाँ पे? जी। अंगदान एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। बिल्कुल। आज से ठीक 1 महीने पहले 5 जुलाई को हमारे रिश्तेदार नवीन मीना की जब ब्रेन डेड हो चुका था, डॉक्टर्स ने अथक प्रयासों से उसको बचाया नहीं जा सकता था। जी। तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा नवजीवन की संस्था के संयोजक भावना जी को और इनके अध्यक्ष राजीव अरोड़ा जी को, हमारे यहाँ मौजूद राजकुमार राजपाल जी को, डॉक्टर जितेंद्र हिंगोनिया जी को। इन्होंने हमें समझाया कि आप ये जा रहा है, इसको ले जाके आप जला दोगे, एक के जाने से 4-5 लोगों को नया जीवन मिल सकता है, तो क्यों नहीं आप ऐसा एक पुण्य का काम करो। तो मैं मैडम जी के कहने से और राजीव अरोड़ा जी स्वयं खुद यहाँ पधारे, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो यहाँ आए। 1 सेकंड उन्होंने बोला ऐसा करना चाहिए, तो हमने तुरंत मामा जी को समझाया कि नवीन कहता भी ये था कि मैं एक दिन ऐसा काम करूँगा कि दुनिया में नाम कर जाऊँगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, नवीन ने एक ऐसा काम किया है कि लोगों को नया जीवन दिया है, उसको और लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए कि अंगदान एक पुण्य का काम है। उन्होंने जिस तरह से अंगदान किए मामा जी ने नवीन के, तो वास्तव में एक वो कहते हैं सूरज चांद रहेगा तब तक नवीन का नाम रहेगा। तो मैं तो इसे आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा
कि वो इस क्षेत्र में आगे आए, और ऐसी स्थिति में जिसको ब्रेन डेड होने का बचाया नहीं जा सकता तो अपने अंगदान करने चाहिए। मैं तो स्वयं अपने अंगदान की घोषणा करता हूँ कि भविष्य में जब कभी ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति बने तो मैं अपने परिवार को अंगदान की घोषणा करता हूं। और साधुवाद देना चाहता हूं राजीव अरोड़ा जी को, भावना जी को, तमाम इस टीम के सदस्यों को कि जिन्होंने एक पुण्य काम करने का जो पुण्य काम करवाया है हमारे हाथों से, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ इस संस्था के सभी सदस्यों। आप क्या कहना चाहेंगे? आप सभी लोगों से मैं सिर्फ 2 लाइनें शेयर करना चाहूँगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। मतलब हम लोग जो अभी जो जीवन जी रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा काम है अंगदान महादान जिसके द्वारा कि हम मरने के बाद में भी अपने जो अंग हैं उनके द्वारा हम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं, उसको एक नया जीवन दिया जा सकता है अंगदान के द्वारा। धन्यवाद। और कोई आप में से कुछ बोलना चाहेंगे? जीवन दान में हर एक ऐसा चीज़ है, दुनिया में कोई भी पैसे से हो सकता है, मगर ये एक ऐसा है कि जीवन दान से ही ये मिल सकता है। जब डोनेट किया जाता है इसी के माध्यम से मिल सकता है। डॉक्टर मनीष, आपसे मैं जानना चाहूँगी एज नोडल ऑफिसर इस प्रोग्राम के आपकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं? मैडम, ये बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है। मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर एक रजिस्ट्री है जिसका नाम है राजस्थान नेटवर्क ऑफ ऑर्गन शेयरिंग। ये रजिस्ट्री हमने जो NGO है MFJCF उसके सपोर्ट से ये रजिस्ट्री डेवलप करी थी। ये एक डायनामिक वेब रजिस्ट्री है। डायनामिक वेब रजिस्ट्री का मतलब इसमें रोज़ मरीज़ ऐड होते हैं और जैसे ही ट्रांसप्लांट होता है या वो मरीज़ ट्रांसप्लांट के लायक नहीं रहते तो उनको हम उसमें से डिलीट करते हैं। तो इट्स अ डायनामिक वेब रजिस्ट्री। ये वेब रजिस्ट्री सरकार और MFJCF मिलके चलाते हैं और इस रजिस्ट्री को चलाने की जिम्मेदारी सरकार ने मेरे को दी है। तो जब भी किसी भी संस्था के अंदर जो हमारे 9 स्टेक होल्डर हॉस्पिटल्स हैं उनमें कहीं पे भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जिस भी समय मेरे पास आती है, चाहे रात को 2 बजे आए चाहे 4 बजे आए, मैं वो वेब रजिस्ट्री खोल के देखता हूँ और जिस ब्लड ग्रुप का वो मरीज़ होता है उस ब्लड ग्रुप के 5-5 मरीज़ हर स्टेक होल्डर हॉस्पिटल को बी रेडी का एक SMS जारी करता हूं, जिससे कि उनको ये कहा जाता है कि आपके जो भी सपोजिंग बी पॉजिटिव पेशेंट आया है तो आपके जो भी बी पॉजिटिव रेसिपिएंट्स हैं उनको जयपुर बुला के रखें, उनको ट्रांसप्लांट के लिए तैयार रखें। फिर उन सारे मरीज़ों का ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच कराया जाता है रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप से, और जिस व्यक्ति का क्रॉस मैच सबसे ज़्यादा बेहतर बैठता है रेसिपिएंट के मरीज से उसको वो ऑर्गन हम एलोकेट करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही लीगल इसके एस्पेक्ट्स हैं। और जैसा कि अभी आपने पूछा था कि इसके अंदर अंगों का आदान प्रदान या खरीदना, तो जब से हमने ये प्रोग्राम जिस दिन राजस्थान में चालू करा था उस दिन ये आरनॉस बनाई थी। तो इसके माध्यम से सरकार के माध्यम से NGO की नज़र के अंदर ये अंगों का एलोकेशन होता है, जिससे भी किसी भी समय, चाहे मैं ये प्रोग्राम रन कर रहा हूँ चाहे कोई और कर रहा है, कहीं भी कभी भी कोई बेईमानी की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि ये एलोकेशन 5 आदमियों की टीम के अंडर होता है। तो मैं इस बात की आपको कम से कम कहना चाहूँगा कि कहीं और कितनी भी बेईमानी के एलिगेशन लग जाएं, परंतु राजस्थान के अंदर जब तक आरनॉस के थ्रू अंगों का एलोकेशन हो रहा है इसमें कभी भी कोई बेईमानी नहीं हो सकती। डॉक्टर हिंगोनिया, रजिस्ट्री की जो अभी हम बात कर रहे हैं, पंजीकरण कराना दाता के लिए, अंगदाता के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या महत्व है इसका? एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उसका, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी लिस्ट में नाम आ जाएगा, लिस्टेड हो जाएगा। वो लिस्टेड हो जाने से उसकी सीनियरिटी का पता चल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ऑर्गन एलोकेशन के लिए कॉल किया जा सकता है। और कई बार ये चीज़ आती है कि मैंने रिकॉर्ड कर दी है मेरी इच्छा डोनर बनने की, डोनेट करने की, फिर भी परिवार की सहमति क्यों ज़रूरी है? एज अ डोनर मैंने ये चीज़ कर दी है, फिर क्यों ज़रूरी है कि परिवार से सहमति ली जाती है? ये ज़रूरी है, ऐसा क्यों होता है? ये क्यों का तो जवाब देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूरी है कि परिवार की सहमति होना ज़रूरी है। उसके खुद की कंसेंट देने के बाद में भी परिवार की सहमति जरूरी है, स्पेशली उसके पेरेंट्स, मदर, फादर या जो भी नियरेस्ट कीन अवेलेबल है, जो ये अति आवश्यक है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर मनीष? परिवार की सहमति इसलिए ज़रूरी है कि साहब ये प्रोग्राम पूरा का पूरा फैमिली और पर्सन ओरिएंटेड है। अगर किसी मरीज़ ने अपने अंगों को डोनेट भी कर दिया तो वो सिर्फ एक अपनी विल के अंदर उसको लिख के छोड़ सकता है कि मैं एक अंगदाता बनना चाहता हूँ, लेकिन जिस समय वो मृत्यु को प्राप्त होगा उस समय वो ये शब्द कहने के लिए नहीं होगा। तो उसके परिवार वालों को भी पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति अपने अंगों को दान करके गया था और वो खुद ही
हॉस्पिटल को या ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करेंगे कि इस व्यक्ति ने अपने अंग दान कर रखे थे और हम इनकी विल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक एनी अदर लीगल विल, जिसमें कि विल आप कर सकते हो लेकिन एग्जीक्यूशन उसके फैमिली मेम्बर्स ही करते हैं। तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट इसलिए ज़रूरी है। जीते जी रक्तदान, ब्रेन डेड पश्चात अंगदान और मृत्यु पश्चात नेत्रदान, यह जो भी जान अपन देते हैं वो अपने शरीर से देते हैं। शरीर भगवान का दिया हुआ है और जब हम मृत्यु उपरांत जाते हैं तो भगवान की दी हुई यही चीज़ अगर हम दूसरों के लिए अपन यहाँ दान कर जाएं तो उन्हीं चीज़ों से हम बहुत से लोगों को जीवन दान दे के जा सकते हैं। तो इसलिए अंगदान और नेत्रदान और रक्तदान, इनसे किसी का जीवन बचता है तो ज़रूर दान करना चाहिए। अंगदान महादान। रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान और देहदान, जहाँ दान शब्द आ जाता है तो दान तो अपने में ही बहुत बड़ा शब्द है कि दान, और महादान तो महादान यानी अंगदान। आप अपने जीते जी ब्रेन डेड घोषित होने के बाद अगर आप ऑर्गन जो है डोनेट करते हैं, कोई भी अंग किसी दूसरे व्यक्ति के लगाकर उसको जिंदा रखते हैं, तो इससे बढ़कर कोई महादान नहीं है, यानी कोई दान नहीं है। आप दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के आप दूसरों के लिए अंगदान करते हैं, इसी को कहते हैं महादान। तो मेरा तो ये निवेदन है कि अगर आपको लगता है डॉक्टर घोषित करता है और आपके अंगों से किसी व्यक्ति की अगर जान बच सकती है तो ये दान जरूर करें। अंगदान जीवन को एक अर्थ, एक उद्देश्य देता है। ये सबूत है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं बल्कि हम हिस्सा हैं मानवता का। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक ज़िंदगी के मायने समझें और यहाँ लोगों की ज़िंदगी बदलने का प्रयास करें। तो आज एक संकल्प हम सबको लेना चाहिए। सिंस हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साथ प्रतिनिधि भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, नवजीवन जो ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारे साथ, एनजीओ है, हम इनके साथ भी हैं। तो एक संकल्प हम लेते हैं कि हम सभी आगे बढ़कर अंगदान करेंगे और सिर्फ खुद ही नहीं, अपने जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, जिन भी लोगों से हम जुड़े हुए हैं उनको भी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा दान है, महादान इसे कहा गया है। और यदि कोई भी ऐसा करना चाहते हैं, अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो वे कांटेक्ट कर सकते हैं नवजीवन से SMS हॉस्पिटल के द्वारा। जनमंच में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।